बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 23 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस सेशन से इंशाल्लाह हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। एलएलएम्स से मुतल्लिका इब्तदाई स्टेप्स को हम पिछले सेशंस के अंदर एक्सप्लोर कर चुके हैं। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को हमने देखा है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन को भी हम देख चुके हैं। और बर्ड की तरह के टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन मॉडल्स को भी हम देख चुके हैं। इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा वास्ता ऐसे मॉडल्स के साथ पड़ता है जिनको टेक्स्ट जनरेशन के लिए ट्रेन किया गया है। ऐसे मॉडल्स को आमतौर पर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर्स या जीपीटी भी कहा जाता है और ये मॉडल्स बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट जनरेट करते हैं उस प्रॉम्प्ट के रिस्पांस में जो यूज़र देता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए हम इन प्रॉम्प्ट्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं जिससे मॉडल्स के जनरेटेड टेक्स्ट की क्वालिटी मज़ीद इम्प्रूव हो जाए। अगले कुछ सेशंस के अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर इन जनरेटिव मॉडल्स को एक्सप्लोर करेंगे और इनकी आउटपुट को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़रिए मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स को समझने से भी पहले हमें टेक्स्ट जनरेटिंग मॉडल को यूटिलाइज करने के लिए कुछ बुनियादी चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। हमें कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, प्रोप्राइटरी मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए जिनको क्लोज सोर्स मॉडल कहा जाता है, या हमें ओपन सोर्स मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए। हम जनरेटेड आउटपुट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये सवालात बहुत ज़रूरी हैं। मॉडल सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर पहला सवाल ये होता है कि हमें प्रोप्राइटरी मॉडल सेलेक्ट करना है या ओपन सोर्स मॉडल सेलेक्ट करना है। प्रोप्राइटरी या क्लोज सोर्स मॉडल्स की परफॉर्मेंस आमतौर पर ज़्यादा बेहतर होती है, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर हमारा फोकस ओपन सोर्स मॉडल्स के ऊपर है, क्योंकि इनके ज़रिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और इन मॉडल्स को हम बिल्कुल फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तस्वीर के अंदर कुछ फाउंडेशन मॉडल्स दिखाए गए हैं। एलएलएम्स आमतौर पर बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा के ऊपर प्री ट्रेन्ड होते हैं और आमतौर पर उनको किसी ख़ास मकसद में इस्तेमाल करने के लिए फ़ाइन ट्यून करना पड़ता है। इन फाउंडेशन मॉडल्स को इस्तेमाल करके हज़ारों की तादाद में फ़ाइन ट्यून मॉडल्स क्रिएट किए गए हैं और हर फ़ाइन ट्यून मॉडल किसी ख़ास काम के लिए सूटेबल होता है, जिस काम को ज़हन में रख कर उस मॉडल को फ़ाइन ट्यून किया जाता है। इस लिहाज से मॉडल को चूज़ करना एक काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन एक्सपर्ट हमेशा ये मशवरा देते हैं कि हमें एक छोटे फाउंडेशन मॉडल से स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए मैंने पाई 3 मिनी को चूज़ किया है, जो इस सीरीज़ के अंदर हम बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके 3.8 बिलियन पैरामीटर्स हैं। इस वजह से ये ऐसी डिवाइसेस के लिए भी सूटेबल है जिन पर 8 जीबी रैम अवेलेबल होती है और ऐसे छोटे मॉडल्स सीखने के लिए भी बेहतरीन है। इस मॉडल को लोड करना बिल्कुल सिंपल है। पिछले सेशंस के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। इसको हम इस्तेमाल करेंगे ट्रांसफार्मर लाइब्रेरी के ज़रिए। पिछले सेशंस की निस्बत यहाँ पर हमारा फोकस प्रॉम्प्ट के ऊपर होगा। इब्तदाई सेशंस के अंदर भी हमने ये प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया है, जो आपके सामने है। इसका रिस्पांस भी आपके सामने है। ट्रांसफार्मर्स पाइपलाइन पहले हमारे मैसेजेस को एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर कन्वर्ट करती है। इस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम टोकनाइज़र को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्पेशल टोकन्स नज़र आ रहे हैं। इन स्पेशल टोकन्स को चूँकि हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, तो इनको आपने शनाख्त कर लिया होगा। इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट की जो तफ़सील इस तस्वीर के अंदर दिखाई गई है, इसको इस मॉडल की ट्रेनिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी है कि किसने क्या चीज़ कही है, बल्कि ये टेम्पलेट इस बात को भी इंडिकेट करती है कि मॉडल को किस वक़्त टेक्स्ट जनरेशन को स्टॉप कर देना चाहिए। ये चीज़ एंड टोकन से ज़ाहिर की गई है। ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली एलएलएम को पास किया जाता है और सारा एक ही दफ़ा प्रोसेस होता है।
आने वाले सेशंस के अंदर हम इंशाल्लाह इस टेम्पलेट के मुख्तलिफ पार्ट्स को खुद से कस्टमाइज़ भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल टेम्पलेट प्रोसेसिंग के लिए हम ट्रांसफ़ार्मर पाइपलाइन को इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम मॉडल की आउटपुट को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अलावा भी हम मॉडल की आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह पिछली एग्जांपल के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स इस्तेमाल किए हैं पाइप फंक्शन के अंदर। इनमें पहला टेम्परेचर है और दूसरा टॉप पी। ये पैरामीटर्स आउटपुट की रैंडमनेस को कंट्रोल करते हैं। एलएलएम्स की टेक्नोलॉजी इसी वजह से बेहतरीन है क्योंकि ये एग्जैक्ट सेम प्रॉम्प्ट के ऊपर भी डिफरेंट रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। जिस वक्त भी एलएलएम ने नया टोकन जनरेट करना होता है, ये हर नेक्स्ट पॉसिबल टोकन को एक प्रोबेबिलिटी नंबर असाइन करता है, जो इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर सेंटेंस है, आई एम ड्राइविंग ए, और उसके बाद खाली जगह है, यानी नेक्स्ट टोकन मॉडल ने जनरेट करना है। और जिन टोकन्स का प्रोबेबिलिटी नंबर या लाइक्लीहुड ज़्यादा है, वो हैं कार और ट्रक। नीचे और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनका लाइक्लीहुड कम है। जिनका लाइक्लीहुड कम है उनके अंदर एलिफेंट भी शामिल है। ज़्यादा इम्कान ये है कि जिस वक्त एलएलएम इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा तो नेक्स्ट टोकन कार या ट्रक आएगा। इसका इम्कान एलिफेंट की निस्बत बहुत ज़्यादा है। एलएलएम एलिफेंट को भी जनरेट कर सकता है लेकिन इसका इम्कान बहुत कम है। जब हमने मॉडल को लोड किया था तो हमने जानबूझकर डू सैंपल की वैल्यू को फॉल्स रखा था ताकि हम अपने मॉडल की आउटपुट को कंसिस्टेंट रख सकें। इसका मतलब ये है कि कोई सैम्पलिंग नहीं होगी और सिर्फ वो टोकन चूज़ किया जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। लेकिन टेम्परेचर और टॉप पी पैरामीटर्स को इस्तेमाल करने के लिए हमें डू सैंपल की वैल्यू को ट्रू करना पड़ेगा। यानी डू सैंपल की वैल्यू को ट्रू करेंगे तब ही हम टेम्परेचर और टॉप पी पैरामीटर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। टेम्परेचर हमारे जनरेटेड टेक्स्ट की रैंडमनेस या क्रिएटिविटी को कंट्रोल करता है। इसके ज़रिए हम उन टोकन्स को भी चूज़ कर सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। जिस तरह इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, अगर टेम्परेचर 0 होगा तो हर दफ़ा सेम रेस्पॉन्स आएगा क्योंकि सिर्फ उस टोकन को चूज़ किया जाएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। लेकिन अगर टेम्परेचर की वैल्यू को हम ज़्यादा कर देते हैं तो ऐसे टोकन्स या वर्ड्स भी जनरेट हो सकते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो जिस वक्त हमारा टेम्परेचर हाई हो गया है, इस वक्त भी कार और ट्रक की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर एलिफेंट की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी इनके दरमियान जो डिफरेंस था वो कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब हम हाई टेम्परेचर को इस्तेमाल करेंगे, मिसाल के तौर पर हम टेम्परेचर 0.8 रख लेते हैं, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो डाइवर्स होगा। लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर लो होता है, 0.1 होता है या 0.2 होता है, तो हमारा मॉडल लेस क्रिएटिव होगा, टिपिकल किस्म की आउटपुट देगा। इस कोड के ज़रिए आप टेम्परेचर को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने 1 की हुई है। जितनी दफ़ा भी आप इस कोड को रन करेंगे तो इसकी आउटपुट बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि अब मॉडल रैंडम टोकन्स को सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद टॉप पी का पैरामीटर है, इसको न्यूक्लियस सैंपलिंग भी कहा जाता है। ये सैंपलिंग की एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम टोकन्स के एक सबसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं टोकन्स को एलएलएम कंसिडर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम टॉप पी की वैल्यू 0.1 कर देते हैं तो मॉडल सिर्फ उन टोकन्स को कंसिडर करेगा जो इस वैल्यू के अंदर आते होंगे। लेकिन अगर हम टॉप पी की वैल्यू 1 कर देते हैं तो मॉडल तमाम टोकन्स को कंसिडर कर सकता है। तस्वीर के अंदर भी इस प्रोसेस को दिखाया गया है। जो जो टॉप पी की वैल्यू कम होती जाएगी
एलएलएम कम टोकन्स को कंसिडर करेगा और इसकी आउटपुट भी लेस क्रिएटिव हो जाएगी। लेकिन अगर टॉप पी की वैल्यू हम ज़्यादा कर देते हैं तो मॉडल ज़्यादा टोकन्स को कंसिडर कर सकता है। तो ज़ाहिर सी बात है कि मॉडल की आउटपुट भी क्रिएटिव हो जाएगी। इसी तरह से टॉप के पैरामीटर्स टोकन्स की तादाद को कंट्रोल करता है, कितने टोकन्स को एलएलएम कंसिडर कर सकता है। अगर आप इसकी वैल्यू को 100 कर देते हैं तो एलएलएम सिर्फ उन टॉप 100 टोकन्स को कंसिडर करेगा जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। जिस तरह इस टेबल के अंदर दिखाया गया है, इन पैरामीटर्स के ज़रिए यूज़र के पास कंट्रोल आ जाता है और वो आउटपुट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। ऐसा आउटपुट जनरेट कर सकता है जो प्रेडिक्टेबल हो। अगले सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम प्रॉम्प्ट के बेसिक इंग्रेडिएंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।